बाईं तरफ आइए, दाहिने तरफ मेरा है काम का घर है। दाहिने तरफ से दरवाजे की दरार की ओर देखा। वह लकड़ी के एक बड़े तख्ते से मजबूती से बांधा था। हम बाईं तरफ की कोठरी के अंदर चले आए। इसे बैठक कहा जा सकता है। एक कोने में लकड़ी की एक मेज पर कुछ मोटी कपियाँ, 3 कलमे, दावत, गोंद की शीशी और एक कैंची पड़ी हुई है। मेज के सामने एक जंग लगी टीन की कुर्सी, एक किनारे उलटकर रखा हुआ एक पैकिंग केस और कोठरी के बीचों बीच एक विशाल कुर्सी। इस आखिरी असबाब को किसी राजमहल के बैठक में रहना चाहिए था। कीमती लकड़ी पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। बैठने की जगह पर गाढ़े लाल रंग की मखमल है जिस पर वेलवेट करे हैं। आप इस बक्से पर बैठ जाइए, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। बस यही से मन में खटका पैदा हुआ। ये आदमी अगर घनघोर पागल नहीं है तो कम से कम बेहुदा और खामख्याली तो अवश्य ही है। ऐसा ना हो तो कहीं एक बाहरी आदमी को अपने घर के अंदर बुलाकर पैकेट के बक्से पर बिठाए और खुद सिंहासन पर विराजमान हो जाए। लेकिन खिड़की के पीपल की फाँक से आती हुई शाम की रोशनी में उसकी आंखों में पागलपन की कोई निशानी नहीं दिख रही है, बल्कि बच्चे के जैसा खुशी का एक भाव तैर रहा है। और उसी से उस आदमी के बेहुदगी से भरे अनुरोध के बावजूद उसके चेहरे पर विरक्ति की छाप नहीं पड़ी है। मैं पैकिंग केस पर बैठ गया। कहिए, उसने कहा। क्या कहूँ? दरअसल मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने ही आया हूँ। इसलिए जब उसने झट से कहिए कहा तो मैं मुश्किल में पड़ गया। जब कोई दूसरा विचार मन में नहीं आया तो मैंने अपना परिचय ही दे डाला। मैं इन छुट्टियों में कलकत्ते से आया हूँ। मैं यानी कहने का मतलब है कि मैं लेखक हूँ। मेरा नाम है हिमांशु चौधरी। इस ओर घूमने आया था कि आपका मकान पर नज़र पड़ गया। ठीक है, परिचय प्राप्त कर खुशी हुई। तब हाँ, मेरी कोई नाम नहीं है। फिर संदेहजनक बात, हर आदमी का कुछ न कुछ नाम होता ही है, फिर इसे अपवाद क्यों मान लिया जाए? ये पूछते ही भले आदमी ने नाम के बारे में एक भाषण दे डाला। इसका दौर जब समाप्त हुआ तो मुझे खामोश पकड़ मैं मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी बातें शायद आपके मन को नहीं भाई। फिर आपसे एक बात कहूँ, मैंने मन ही मन अपना एक नाम रख छोड़ा है। इतना ज़रूर है कि ये नाम किसी से बताया नहीं है, मगर आपकी जो कि 6 उंगलियां हैं, इसलिए आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं। भले आदमी की ओर निहारता रहा। कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। नौकर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? कम से कम मोमबत्ती या मिट्टी के तेल की कोई डिबरी इस समय तो रखनी ही चाहिए थी। भले आदमी ने अपना सिर घुमाकर कहा, आपने मेरे कानों को ध्यान से देखा है? अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आंखें उस ओर गई तो चौंक पड़ा। आदमी के इस तरह का कान मैंने कभी नहीं देखे। ऊपर का हिस्सा गोल की बजाय नुकीला है, ठीक उसी तरह जिस तरह की शियार कुत्ते के हुआ करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कान दिखाने के बाद वह मेरी ओर घूमा और एक अजीब हरकत कर बैठा। अपने सिर के बालों को एक बार जोरों से झटक दिया। नतीजा ये हुआ कि बाल खुलकर हाथ में आ गए। मैंने आश्चर्य में आकर देखा,
चांद और गणपति के अलावा कहीं बालों का नामो निशान नहीं है। इस नए चेहरे और झलकती हुई आंखों में शरारत भरी हंसी देखकर मेरे मुंह से अनायास एक नाम निकल पड़ा, हीस पीस पीस। एग्जैक्टली। भले आदमी ने तालियां बजाई और खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब आप चाहो तो तस्वीर से मिलाकर देख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। हिस पिस बिस का चेहरा बचपन से ही मन में बना हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो स्वच्छंदतापूर्वक इस नाम को उपयोग में ला सकते हैं। अगर नाम के आगे प्रोफेसर शब्द जोड़ दे तो और अच्छा रहे। तब हाँ, ये बात किसी से बताएगा नहीं। अगर बता दिया तो अब पहले पहले मुझे तनिक भय का एहसास हुआ। ये आदमी निस्संदेह पागल है या फिर बेहुदे किस्म का संकी। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल है। हर वक्त यही सोचकर तटस्थ रहना पड़ता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। हम दोनों एक साथ चुपचाप रहे। ये भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, आपके कान के नुकीले हिस्से का रंग कुछ दूसरी ही तरह का दिखता है। ये तो होगा ही, उस आदमी ने कहा। वह मेरा अपना नहीं है। जन्म के समय मेरा कान इस तरह के नहीं थे। फिर क्या आपके कान भी आपके बालों की ही तरह नकली है? खींचने ही खुल जाएगा। भले आदमी ने उस तरह खिलखिल कर कहा। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये आदमी ज़रूर ही पागल है। फिर वह क्या चीज़ है? मैंने पूछा। ठहरिए, पहले अपने नौकर से आपका परिचय करा दे, उसे भी शायद आप पहचान लेंगे। अब तक को मैंने ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं कब एक दूसरा आदमी पीछे के दरवाजे से वहां आकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की एक लीबड़ी थी। वह वही नौकर है जिसके बारे में राधा विनोद बाबू ने बताया था। भले आदमी ने जब ताली बजाई तो वह कमरे के अंदर चला आया और मिट्टी के तेल की डिबड़ी मेज़ पर रख दी। वास्तव में इस तरह का विशालाकाय आदमी मैंने देखा हो, ऐसा याद नहीं आता। उस आदमी की बदन पर एक धारीदार फतुही है और वह छोटे पन्हे के धोती पहने हैं। पाँव और हाथ की मांसपेशियां, कलाई का घेरा, सीना और गर्दन की चौड़ाई देखकर स्तंभित रह जाना पड़ता है। हालांकि उस आदमी की लंबाई 5 फीट और 2 या 3 इंच से अधिक नहीं होगी। मेरे नौकर को देखकर आपको किसी की याद आ रही है क्या? हिस बीस बीस ने पूछा। वो डिबरी रखकर अपने मालिक का आदेश का इंतज़ार कर रहा है। एक आध पल उसकी ओर देखने के बाद उसके चेहरे के सादृश्य का याद आ गया। मैंने अबाक होकर कहा, अरे ये तो पष्टीचरण है। आपने बिल्कुल सही बात कही। भला आदमी खुशियों के मारे बैठे बैठे ही नाचने लगा। इतना ज़रूर है कि उसका वज़न 59 मन नहीं बल्कि 3.5 मन से कुछ ज़्यादा होगा। कम से कम 1967 में इतना ही था। हाथी रोकने की बात तो मालूम नहीं। तब इतना ज़रूर है कि वह हर रोज़ सवेरे तो बड़े बड़े स्वरों को पकड़ रखता है। ये घटना मैं अपने आँखों से देख चुका हूँ। मेरे ये जो कुर्सी है उसे भी वह एक ही हाथ से उठा कर ले आया है। कहाँ से? हे, ये बात मत पूछिए। जाओ बस्ती, हम लोगों के लिए तो डाब ले आओ। बस्ती आदेश पालन के लिए चला गया। बाहर बादल गरज रहे हैं। हवा के एक तेज झोंके से
तिरपल खरखराने लगे। अब अगर यहाँ से उठकर नहीं जाता हूँ तो मुसीबत में पड़ सकता हूँ। आप मेरे कान के बारे में कुछ कह रहे थे ना? उस आदमी ने कहा। असल में वह बन बिलाप के कान और ओरिजिनल कान को मिलाकर बनाए गए हैं। उस आदमी ने कहा। क्यों? इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? एक आदमी का दिल जब दूसरे आदमी में बिठा दिया जाता है तो जानवर के आधे कानों को आदमी के कान के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता। आप शुरू में क्या डॉक्टरी करते थे? प्लास्टिक सर्जरी टाइप का कुछ? बात तो सही है, करता नहीं था, बल्कि अभी भी करता ही हूँ। तब हाँ, वह सर्जरी कोई मामूली नहीं है। मसलन आप अपने अंगूठे को ही ले, अगर वह नहीं होता तो ज़रूरत पड़ने पर उसे लगा देना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम था। मैंने बहुत कोशिश की कि उस आदमी की कल्पना एक डॉक्टर के रूप में करूं, परंतु सफलता नहीं मिली। हालांकि कानों की ओर ताकने पर सचमुच में वह बहुत ही अजीब लग रहे थे। कि सफाई से जोड़ लिया है कि कुछ मालूम ही नहीं होता। उस आदमी ने कहा। डॉक्टरी और विज्ञान की पुस्तकों के अलावा मैंने मात्र 2 ही पुस्तकें पढ़ी है, उटपटांग और हजबरला। और दोनों में ही जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वह है उस तरह के प्राणी जिन्हें लोग अजीब कहते हैं। सामान्य के बाहर अगर कुछ हो या कुछ किया और कहा जाए तो लोग उसे पागलपन और अजीब कहकर कोई महत्व ही नहीं देते। जानते हैं, मैं बचपन में मोमबत्ती चूसकर खाता था। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा इतनी मक्खियों को पकड़ पकड़ कर मैंने खा डाला है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं होती। स्पष्टीकरण डाब ले आया, इसलिए उस आदमी को कुछ क्षणों तक चुप्पी धारण करनी पड़ी। 2 मुल में जरे गिलासों को मेज़ पर रखकर उसने सिलसिलेवर दोनों डाबों को अपनी तलहाथियों से दबाया। वे पटापट टूट गए और उनका पानी गिलासों के अंदर गिर पड़ा। स्पष्टीचरण ने गिलास हमारी ओर बढ़ा दिए। डाब के पानी का घूंट लेकर भाले मानस ने कहा, डॉक्टरी पढ़कर मैंने प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइज क्यों किया जानते हैं? क्यों? मेरे कौतूहल की मात्रा बढ़ती जा रही थी और वह इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि इस आदमी की कल्पना की दौड़ कहाँ तक है। 20-20 ने कहा, क्योंकि सिर्फ तस्वीरों से ही मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती थी। सिर्फ यही सोचता रहता था कि इस तरह के जानवर अगर सचमुच होते तो कितना अच्छा होता। ये सब प्राणी कहीं ना कहीं है, इस बात पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, मगर मैं चाहता था कि वह मेरे घर पर रहे, मेरे हाथ के बिल्कुल करीब, आंखों के सामने। समझे? मैंने कहा, नहीं साहब, बात समझ में नहीं आई। आप किन प्राणियों के बारे में कह रहे हैं? यही जैसे बगुला, गिरगिट या हंसा। मैंने कहा, समझ गया। उसके बाद और क्या? मैंने गिरगिट से शुरुआत की। दोनों चीज़ें मेरे हाथ के करीब ही थी, तोते का माथा और गिरगिट की पूंछ, ठीक उसी तरह जिस तरह किताब में है। पहली कोशिश में ही सफलता हासिल हो गई। ऐसा जोर दिया कि बाहर से कुछ मालूम ही नहीं पड़े। मगर जानते हैं, उस आदमी गंभीर होकर एक पल चुप बैठा रहा। उसके बाद बोला, अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहा, कुछ खाता ही नहीं था। मेनखान जिंदा कैसे रहेगा? असल में जो लिखा हुआ है वही ठीक है। शरीर से शरीर जुड़ने पर भी मन आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए अब धड़ और सिर को जोड़ना छोड़कर एक दूसरे ही एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ। वह एकाकी अनमना जैसे हो गया। मेरी तकदीर अच्छी है कि डाब का पानी ही पीने के लिए दिया है। अगर चाय बिस्किट दिया होता तो मुंह के अंदर रखने की हिम्मत नहीं होती। स्पष्टीकरण कहाँ चला गया मालूम नहीं। खट 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 आवाज़ हो रही है। ये आवाज़ जिधर से आ रही है उसी से वही लग रहा है
कि उस आदमी ने जिसे अब तक काम धंधे का कमरा बताया था, उसी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बाहर तेज़ हवा चल रही है। मेघों की गड़गड़ाहट अच्छी नहीं लग रही है। अब बैठना ठीक नहीं है। उस आदमी को धन्यवाद देकर मैं उठकर खड़ा हो गया। चले, आपसे एक बात पूछनी थी। कहिए। जानते हैं बात क्या है? सब कुछ का इंतज़ाम कर चुका हूँ। शाही का कांटा, बकरे का सींग, सिंह के पीछे के 2 पैर, भालू का रोआ ले आया हूँ, लेकिन आदमी का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, और वह भी ऐसा होना चाहिए जो तस्वीर से मिलता जुलता हो। वैसे आदमी पर आपकी नज़र अगर पड़ी हो और उसकी सूचना दे सके तो सहूलियत हो। ये कहकर उस आदमी ने अपनी मेज़ पर रखी कपियों के नीचे से पुराने ज़माने का ऊटपटांग निकालकर एक पन्ना उल्टा और उसे मेरे सामने रख दिया। मेरी ये देखी हुई तस्वीर है। हाथ में मुद्गर लिए एक अद्भुत प्राणी एक भागते हुए आदमी की ओर क्रोध भरे दृष्टि से ताक रहा है। डरो नहीं तुम, डरो नहीं जी, मारूंगा मैं तुम्हें नहीं। कुश्ती में तुमको पछाड़ दूँ, ताकत उतनी मुझ में नहीं। बताइए, अगर ऐसा प्राणी बना सका तो कितना अच्छा रहे। कुछ भी बाकी नहीं है। तोड़ना जोड़ना जो कुछ था सब हो चुका है। नीचे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा जोड़ भी चुका हूँ। अब सिर्फ इसी तरह के एक आदमी की ज़रूरत है। मैंने कहा, इतनी गोल गोल आंखें कहीं आदमी की होती है? हाँ होती है। भला आदमी करीब करीब उछल पड़ा। आंखें तो गोल ही होती है। पलकों से चुकी गोलियों का ज़्यादा हिस्सा ढका रहता है, इसीलिए इतनी गोल मालूम नहीं पड़ती है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। पागल तो है ही, उसके अलावा जल्दी छुटकारा देने वाला जीव भी नहीं है। शब्दों का भी इसके पास खजाना है। ठीक है प्रोफेसर हिस बीस बीस, किसी पर नज़र पड़ी तो बताऊंगा। ज़रूर बताइएगा, बड़ी ही उपकार होगा। मैं भी खोज पड़ताल कर रहा हूँ। आप कहाँ टिके हुए हैं? आखिरी सवाल को ना सुनने का बहाना बनाकर मैं अंधेरे में चला आया। बाहर आते ही मैं दौड़ने लगा। भीगने से मुझे आपत्ति नहीं है, मगर आंधी में रेत उड़ रहा है और वह नाक और आंखों में घुसकर बहुत परेशान कर रहा है। हाथों से मुंह को छिपाए किसी तरह आंखों को बचाते हुए जब होटल पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में घुसकर जब स्विच दबाया तो बत्ती नहीं जली। बरामदे पर जाकर बियारा को पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बियारा मोमबत्ती लिए मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। जब मैंने पूछा कि बात क्या है तो उसने बताया, ज़्यादा आंधी पानी में गोपालपुर में बत्ती का बुझना एक साधारण घटना है। 8 बजे खाना पीना समाप्त कर जब मैं खाट पर बैठकर टिमटिमाती रोशनी में लिखने बैठा तो मन नहीं लगा। मन बार बार दौड़कर प्रोफेसर हिस बीस बीस की ओर जाने लगा। 300 साल पुराने मकान को जहाँ तहाँ मुरम्मत कर वह आदमी वहाँ कैसे रहता है? घनघोर पागल के अलावा ऐसा कोई कर सकता है? और पष्टीचरण सांड जैसा इस नौकर का उसने कहाँ से इंतज़ाम किया? सचमुच क्या पूरब की तरफ के उस बंद कमरे में वह कुछ अद्भुत काम करता है? उसकी बात में कहाँ तक सच्चाई है? उसकी पूरी बात को पागल का प्रलाप कहकर उड़ा दिया जा सकता था, मगर उन कानों के चलते गड़बड़ी पैदा हो रही है। उन कानों को न केवल सफाई के साथ जोड़ा गया है, बल्कि आने के समय तीबड़ी की रोशनी में देखा था कि एक कान के नुकीले हिस्से में फफोला भी है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वह कान शरीर का हिस्सा है और शरीर के सभी हिस्सों की तरह वहाँ भी शिरा और स्नायु है, वहाँ भी रक्त का संचालन होता है। सचमुच जितना ही सोचता हूँ उतना ही मन में होता है कि ये कान ना रहते तो मैं राहत की सांस लेता। दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे उठकर देखा रात ही में बदली छाँट गई है।
चाय पीने बैठा तो हीस बीस बीस की बात याद आई और जी में हुआ कि हंस पड़ूं। मामूली सी बात है। हल्के अंधेरे में टीपड़ी की रोशनी में जो कुछ देखा उसका आधा ही हिस्सा दिखाई पड़ा था और आधे की मैंने कल्पना कर ली है। होटल में लौटने पर भी उसी तरह का अंधकार मिला था, इसलिए मन के संदेह को दूर हटाने का मौका नहीं मिला। आज रेत पर सुबह की धूप और शांत समुद्र की शक्ल देखकर मुझे लगा कि वह आदमी पागल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पाँव के नीचे एड़ी के पास थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि एक जगह कांटे का दाग है। समझ गया कि कल अंधेरे में जब मैं रेत पर दौड़ता हुआ वापस आ रहा था तो सीप जैसी कोई चीज़ गर गई होगी। अपने साथ में डेटॉल या आयोडीन नहीं लाया था, इसीलिए 9 बजने पर बाज़ार की तरफ निकल गया। न्यू बंगाली होटल के सामने से होकर सड़क बाज़ार की ओर गई है। होटल के सामने बरामदे पर घनश्याम बाबू को एक फेरी वाले से मूंगा लेकर उलटते पलटते देखा। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा कलेजा धक से काँप उठा। ये चेहरा तो वैसा ही है जैसे कि उटपटांग में था। पागल ही इस 20 ऐसी चेहरे की तलाश में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उसी तरह चापटी नाक की दोनों ओर फैली हुई लंबी मूछें हैं। लंबे गाले के दोनों ओर तस्वीर की जैसा पतली दाढ़ी भी उसी से मिलती जुलती है। असल में कल इसी आदमी का भाव मुझे पसंद नहीं आया था और इसीलिए उसके चेहरे को मैंने गौर से नहीं देखा था। आज हम लोगों की आंखें मिली और मैंने नमस्कार भी किया, परंतु उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। बड़ा ही अभद्र जैसा लगा। फिर भी मुझे उसी आदमी के लिए चिंता हुई। उस पागल के पल्ले इसे नहीं पड़ने दिया जा सकता है। हीस 20 या उसके नौकर अगर इसे देख ले तो ज़रूरी बगल में दबाकर उसे टूटे मकान के अंदर ले जाएगा और उसके बाद उसकी क्या हालत होगी राम जाने। सोचा बाजार से लौटते वक्त एक बार राधा विनोद बाबू से मिलूंगा और सारे बातें खुलकर बताऊंगा। उन्हें सावधान कर दूंगा कि अपने होटल की इस एकमात्र अतिथि पर निगरानी रखे। मगर डेटॉल खरीदते समय मेरे मन से ये विचार अपने आप दूर हो गया था। राधा विनोद बाबू से मुझे अजीब अजीब बातें कहनी होगी और वह क्या उन बातों पर विश्वास करेंगे? ऐसा लगता नहीं। यहाँ तक कि उन बातों को सुनकर मुझे पागल कहकर बुलाएंगे। इसके अलावा उनकी बात न मानकर मैं जो हीस 20 के पास गया था, ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। लौटते वक्त घनश्याम बाबू पर जब दोबारा नज़र पड़ी तो मुझे लगा मेरी आंखों से जिस आदमी का चेहरा तस्वीर से मिलता जुलता है, हीस 20 की आंखों से वैसा ना भी हो सकता है। इसीलिए भय का जितना कारण प्रतीत हो रहा है, असल में इतना ना भी हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इन लोगों से कुछ भी ना कहूँ और प्रोफेसर को भी कुछ ना बताऊँ। अब मैं सिर्फ पश्चिम की तरफ ही घूमने फिरने जाऊंगा और बाकी समय होटल के कमरे में बैठकर लिखने का काम करता रहूँगा। होटल आते ही बियारा ने बताया कि एक आदमी मुझे खोजने आया था। मुझसे मुलाकात न होने पर एक चिट्ठी लिखकर रख दिया है। बहुत ही छोटे छोटे चींटी जैसे अक्षरों में यही बात लिखा हुआ है कि प्रिय शांगुली जी, आज शाम अवश्य ही मेरे घर पर आइए। सिंह के पिछले हिस्से के साथ सही के कांटे और भालू के रोए को भली भांति जोड़ चुका हूँ। एक बहुत बढ़िया मुद्गर भी तैयार कर लिया है। अब तीनों सिंह के लिए एक माथे की ज़रूरत है। माथा और हाथों का इंतज़ाम हो जाए तो काम बन जाए। पष्टीचरण को एक आदमी का पता चला है जिसका चेहरा मूल चित्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आशा है आज ही मेरा परीक्षण सफल हो जाएगा। इसीलिए आज शाम को एक बार किंकर्तव्य विमूढ़ में आने का कष्ट करे तो बेहद खुशी होगी। भावदिया HBB।
याद आया इस बीस ने भी बताया था कि हजबरल्ला के अनुसार ही घर का नाम की कर्तव्य विमूढ़ रखा गया है। चिट्ठी पढ़ने के बाद मन में पुनः निश्चिंता समा गई, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि पष्टीचरण ने शायद घनश्याम बाबू को ही देखा है। दोपहर पर यथासंभव लिखने के काम किया। तीसरे पहर तेज हवा चलने लगी। बरामदे पर डेक चेयर पर बैठे बैठे मैं समुद्र की ओर देखता रहा, जिससे बहुत कुछ हल्केपन का एहसास हुआ। उत्तर पश्चिम से आती हुई हवा लहरों से टकरा रही है, फलस्वरूप लहरों के ऊपर फैली फेन राशि चूर चूर होकर हवा के झोंके से बिखर रही है। देखने में बड़ी ही अच्छा लग रहा है। 6 बजे राधा विनोद बाबू को रेत से होकर अपने बरामदे की ओर आते देखा। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। मेरे उस गेस्ट को इस तरफ पहलकदमी करते हुए देखा है। किसको? घनश्याम बाबू को। हाँ साहब, कल हम आपसे जिस जगह मिले थे वही ठहरने की बात थी। अभी गया तो नहीं पाया। आसपास कहीं कोई आदमी नहीं था कि जिससे पूछताछ करूं। इधर मेरे होटल में भी शोरगुल मचा हुआ है। मेरी सोने की घड़ी की चोरी हो गई है। नौकर से सवाल जवाब करने में देर हो गई। वह क्या उस तरफ से होकर नहीं आया? मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं, इस तरफ से नहीं गए हैं, मैंने कहा। तब हाँ, मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। एक जगह जाऊँ तो हो सकता है पता चल जाए। आपके हाथ में जो लाठी है वह काफ़ी मजबूत है ना? राधा विनोद बाबू ने हकचकाकर कहा। लाठी? हाँ, लाठी तो मेरे दादाजी के ज़माने की है, इसलिए मेरे साथ और कोई चीज़ नहीं है। जब यहाँ पहले पहल आया था तो आड़ मछली का एक दांत खरीदा था, उसे अपने साथ ले लिया। दूसरे हाथ में अपना टॉर्च थाम लिया। मुझे पूरब तरफ जाते देख राधा विनोद बाबू ने भराई आवाज़ में कहा। मछुआरे की बस्ती पर जाएगा क्या? हाँ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, एक आदमी। रास्ते भर राधा विनोद बाबू एक ही बात को 3 बार दोहराते रहे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। एक प्रौढ़ आदमी के साथ 1.5 माइल का रास्ता तय करने में लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। शाम उतर चुकी है। जब तक घर के पास नहीं पहुंच जाता हूँ तब तक ये समझना मुश्किल है कि वहाँ कोई है या नहीं। उस मकान की तरफ हम जितना बढ़ते जा रहे हैं, राधा विनोद बाबू का उत्साह इतना ही ढीला पड़ता जा रहा है। जब वह मकान 10 हाथ दूर रह गया तो वे एकाक ठिठक कर खड़े हो गए और बोले, आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, जब इतनी दूर आ चुके तो और 10 हाथ चलने में आपत्ति क्यों कर रहे हो? आखिरकार वे मेरे पीछे पीछे चलने लगे। घर के पास आने पर टॉर्च जलाना पड़ा, क्योंकि अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कल मिट्टी की तेल की जो डिबड़ी जल रही थी उसे अब तक जल जाना चाहिए था, पर जली नहीं है। सामने के दरवाजे से अंदर जाकर जब टॉर्च जलाई तो देखा एक आदमी चित पड़ा हुआ है। वह अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि उसकी विशाल छाती अब तक धड़क रही है। ये तो वह नौकर है, राधा विनोद बाबू ने भराई आवाज़ में कहा। जी हाँ, ये पष्टीचरण है। आपको इसका नाम भी मालूम है? इस बात का उत्तर ना देकर मैं बैठक के अंदर चला गया। कमरा खाली है। प्रोफेसर का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ से निकलकर मैं उसकी प्रयोगशाला के अंदर गया। वह कमरा भी बैठक की तरह लंबा चौड़ा है। मेज़ पर एक और सारे सामान का ढेर लगा है। शीशी, बोतल, कांटा, छुरी, दवा, दारू वगैरह। एक तेज गंध से कमरा भरा हुआ है। बचपन में चिड़ियाखाने में जानवरों के पिंजरे के सामने खड़े होने पर इसी तरह की गंध का एहसास हुआ था।
अरे, उस आदमी का कुर्ता तो यही पहना है। राधा विनोद बाबू चिल्ला उठे। आज सवेरे कुर्ते पर मेरी भी नज़र पड़ चुकी थी। 3/4 आस्तीन वाला भूरे रंग का कुर्ता है, सीने के पास सफ़ेद बटन। इसमें संदेह नहीं कि ये घनश्याम बाबू का ही कुर्ता है। और उस कुर्ते की जेब में हाथ डालते ही इस भयावह स्थिति में भी राधा विनोद बाबू चौंक पड़े। उन्हें अपनी सोने की घड़ी मिल गई थी। यहाँ क्या किया जाता है? ये सारे सामान यहाँ क्यों है? कुर्ता है, जेब में घड़ी पड़ी है, मगर वह पट्टा कहाँ चला गया? उस बूढ़े का भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा, ये तो देख ही रहे हैं कि वह घर के अंदर नहीं है, बाहर चलिए। पष्टीचरण अब भी बेहोश पड़ा है। उसे लांघते हम घर के बाहर रेत पर चले आए। समुद्र की ओर ताकने पर हल्के अंधेरे में एक आदमी दिखाई पड़ा। वह इस ओर आ रहा है। जब मैं थोड़ा और करीब आ गया तो मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। देखा, प्रोफेसर 20-20 आ रहे हैं। सरंगुल ही है? जी हाँ, मैं हिमांशु चौधरी हूँ। थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आए? उसने शिकायत भरे लफ्ज़ में कहा। क्यों? मैंने पूछा। वह तो चला गया। तस्वीर के जैसा आदमी मिल गया था। 1 ही घंटे में मैंने जोड़ दिया। मज़े में घूमने फिरने लगा, बातचीत भी की। पष्टीचरण डरने लगा कि उसके सिर पर मुदगर दे पटका और उसके बाद सीधे समुद्र की ओर चला गया। सोचा पकड़ूं, मगर नाम तो कुछ था ही नहीं कि पुकारता। आदमी का सिर, सिंह के पैर, सही का पीठ, बकरी का सींग, लेकिन पानी के अंदर क्यों चला गया समझ में नहीं आया। बात करते करते वह अपने अंधेरे घर के भीतर चला आया। अब तक मेरे टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही है। अब तक मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। अब नीचे की तरफ रोशनी पड़ी तो रेत पर पैरों की छाप दिखाई दी। पैरों की ताज़ा छाप, पैर नहीं बल्कि पांजा कहना चाहिए। छाप का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हम भीगे रेत के पास पहुँचे। भीगे रेत पर छाप और भी स्पष्ट थी। केकड़ों के गड्ढे की बगल से होते हुए, अगणित सीपों पर से होते हुए पंजे की वह छाप क्रमशः पानी की ओर जाकर समुद्र में खो गई थी। इतनी देर बाद राधा विनोद बाबू के मुंह से आवाज़ निकली। सब कुछ तो समझ गया। वह आदमी घनघोर पागल है। आप शायद आध पागले हैं, मगर मेरे होटल के वो बटमर का पसंदीदा कहाँ चला गया? अपने हाथ के आरा मछली के दांत को पानी में फेंककर होटल की तरफ कदम बढ़ाने हुए मैंने कहा, इसकी तहकीकात पुलिस से करने के लिए कहिए। क्रूरता जब यहाँ मिली है तो यही तलाश करने को कहिए। तब हाँ, मुझे आशंका इस बात की है कि रहस्य का पता लगाते लगाते पुलिस भी कहीं मेरे ही तरह ना हो जाए, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़।